नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि ये ग्रुप डी का 17 तारीख 8वां महीना 2022 के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको मैं आपको साइंस हम डिस्कशन करवा रहे हैं, जिसको हम 25 क्वेश्चन साइंस पूछा गया था। आपको बता दें कि 17 तारीख 8वां महीना 2022 के फर्स्ट शिफ्ट का हम करवा चुके हैं, जाके देख सकते हैं आप पिछली वीडियो। और एल पी के CB2 का भी साइंस कम से कम 5 सेट CB2 का करवा चुके हैं और CBT1 का साइंस पूरा ख़त्म हो चुका है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है चुंबक के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। यहाँ तक तो कुछ नहीं समझ में आया। कहा कि चुंबक के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल नहीं समझ में आया। ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बायां हस्त फ्लेमिंग का बायां हस्त के नियम के अनुसार अंगूठा तर्जनी क्रमशः दिशा निरूपित करता है। तब फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम का रहा। तब फ्लेमिंग के दो गो हाथ था। कौन कौन? फ्लेमिंग के दो गो, एक था दायां हस्त और एक बायां हस्त। तो दायां जनरेटर के लिए, आप क्या कीजिएगा, आपको भी दो गो हाथ है, तब दायां से जनरेटर चालू कर दीजिएगा। स्पीड के चाहिए, आप चालू करते हैं जनरेटर या मोटर, जनरेटर चालू करते हैं आप, तो दायां हाथ से चालू कीजिएगा, क्योंकि उसको घुमाने के लिए आपको बल चाहिए, आपका दायां हाथ से ही घुमाइएगा। तो जनरेटर के लिए दायां हाथ और मोटर के लिए बायां हाथ था। मोटर के लिए बायां हाथ, मोटर के बटन टिप दीजिएगा बाम हाथ से, हो जाएगा, यानी मोटर के लिए बायां हाथ। अब कह रहा है और इसका तीन गो, एक था कोची अंगूठा, आपका भी अंगूठा होगा, अंगूठा है, और एक कोची है, एक तर्जनी होगा और एक मध्यमा होगा। ये आपका भी है। देखिएगा, अंगूठा तो देख रहे होंगे, तर्जनी अंगूठा के बगल वाला हाथ को अंगूठा के बगल वाला अंगुली को तर्जनी कहते हैं, और अंगूठा के तर्जनी के बाद यानी बीच वाला को मध्यमा कहते हैं। तो अंगूठा सबसे का है, आपको बल वाला है, यानी अंगूठा दिखाएगा बल बताएगा कुछ अंगूठा, और तर्जनी का बताएगा मध्यमा। ये कौन सा चैप्टर का? धारा के। तो बीच में कुछ हो जाएगा धारा, बीच में धारा हो जाएगा। और तर्जनी को चीज बताएगा, तर्जनी अब आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। बच्चा को चीज चुंबकीय क्षेत्र। तो अंगूठा बल की दिशा, बल यानी मजबूत है तो बल, और बीच में मध्यमा होगा, क्योंकि बीच में ही यानी मेन कोची है चैप्टर कोची धारा के, यानी धारा हो जाएगा मध्यमा, और तर्जनी होगा चुंबकीय। तो कोची कह रहा है अंगूठा, तो अंगूठा कोची बल। तो ई भी चल गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बल। और उसके बाद तर्जनी कोची अंगूठा के बगल वाला कोची चुंबकीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमा के बाद देखिएगा छठा नंबर देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधे के गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो आप जानते हैं कि गैसीय विनिमय में पत्ती के रंध्र होता है, रंध्र को स्मोटा भी बोलते हैं, ये होता है। और रंध्र रक्षक कोशिका होता है, कोशिका के बाद कोशिका झिल्ली होता है, उसके बाद रंध्र होता है, रक्षक के बाद रंध्र होता है। तो रंध्र करता है पौधे के गैसीय विनिमय की सहायता करता है। कौन? रंध्र, जिसको स्मोटा कहते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा के बाद देखिएगा 11 नंबर देखिएगा। ये मोटर से है। अभी ये बताएं कि मोटर किसके नियम पर? तो मोटर किससे चालू की जाएगा? नियम से कौन सा विद्युत मोटर का आर्मेचर का भाग है? तो मोटर कुछ से, तो फ्लेमिंग के कौन नियम? फ्लेमिंग के बायां हस्त के नियम, क्योंकि बायां से ही करेंगे, तो बायां हस्त के नियम। अब कह रहा आर्मेचर भाग होता है। तो देखिएगा, मोटर आप देखे होंगे, तो मोटर में एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसको बाद आप देखते होंगे कोवाइल को ही कुंडली कहते हैं। तो कोवाइल किसको पर लेपटा होता है? आप जाइएगा दुकान में, जो मोटर दुकान रहता है या मोटर खोलिएगा, तो उसके ऊपर देखिएगा नरम लोहा, यानी लोहा के ऊपरे कुंडली रहता है। तांबा के ऐसे लोहे पर न लगाया रहता है, लोहा पर लगाया रहता है कुंडली, यानी किसको? कोवाइल लपेटा जाता है। किसको पर? कोवाइल किसको पर लपेट जाता है? लोहा पर। और ये नर्म लोहा का बनाता है। नर्म लोहा का क्योंकि ये अस्थायी चुंबक होता है। अस्थायी चुंबक मतलब
हुआ कि लाइन दीजिएगा तो लाइन दीजिएगा तो चलेगा, लाइन नहीं दिया है तो नहीं चलेगा। यानी नर्म लोहा का बना होता है और दोनों को मिला कर आर्मेचर होता है। आर्मेचर बनता है मृदुल लोहा कोर को और कुंडली को, दोनों को मिलाकर बनता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और चुंबक कौन सा चुंबक रहता है? अस्थायी चुंबक रहता है। और अस्थायी किसका बनता है? मृदुल लोहा के बनता है। 11 के बाद देखिएगा 15 नंबर। 15 नंबर देखिएगा, 15 देखिएगा इंग्लिश में, बाकी थोड़ा आपको हम समझा देंगे हिंदी में ही। देखिएगा इसका VI ग्राफ है, मतलब ये धारा है और ये वोल्टेज है कि 3 रेजिस्टेंस माने 3 गो प्रतिरोध है, R1 R2 और R3। द साउंड द फिगर बिलो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन R1 R2 R3। मतलब इसका हुआ हिंदी अर्थ हुआ कि आप किसको में धारा सबसे ज़्यादा, रेजिस्टेंस भी रहना चाहिए और धारा किसको में ज़्यादा जाएगा। तो आप जानते हैं ओम के नियम का होता है V बराबर IR। V बटा I लिख सकते हैं, इसको बराबर R लिखेंगे तो V बटा I व्युत्क्रमानुपाती किसका हो गया? R के। तो बताइए आप ही सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? जिसको में धारा कम जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उल्टा है, धारा ज़्यादा तो प्रतिरोध कम और प्रतिरोध ज़्यादा तो धारा कम। तो देखिएगा R3 देख रहे हैं, इसको में क्या हो रहा है? ये नज़दीक है, धारा के नज़दीक हो रहा है, धारा बढ़ रहा है, इसको में बढ़ रहा है तो इसका प्रतिरोध कम होगा, यानी R3 के कम हो जाएगा, R3 के। उसके बाद देखिएगा इससे ज़्यादा किसका होगा? देखिएगा ये धारा से दूर जा रहा है, तो धारा से दूर जा रहा है तो प्रतिरोध, धारा मतलब कम रहा है, धारा ही कम रहा है तो प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो R2 हो जाएगा। और देखिए धारा से दम ऐसे चलेगा, इसको में धारा ना के बराबर जा रहा है, बहुत कम जा रहा है, देखिएगा ये घट रहा है तो किसका? R1 हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका हो जाएगा? अभी बताइए। देखिएगा ये बीच में क्या था? R1 था, तो बीच में R1। देखिए हम गड़बड़ा दिए ना इसको, देखिए R1 बीच में था तो R2 हम लिख दिए थे, R2 और ये R1 हो गया, R2 हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? B हो जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका होगा? R2 का। जितना वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज देखिएगा इधर बढ़ रहा है और धारा कमेगा, अगर धारा जितना कमेगा उतने प्रतिरोध बढ़ेगा। तो देखिएगा इसको में धारा कम जा रहा है तो R2 को सबसे ज़्यादा प्रतिरोध, इसको में इससे जा रहा है तो R1, और सबसे कम प्रतिरोध किसका? R3 को हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा NCERT में भी मिल जाएगा। 15 के बाद देखिएगा, 15 के बाद देखिए 17 नंबर। 17 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। देखिएगा इसको अच्छा समझिएगा। एक होता है ऑक्सीकरण और एक होता है अपचयन। माने ये हो गया इंग्लिश में ऑक्सीडेशन हो गया और रिडक्शन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, और दोनों को मिलाने के बाद रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। और इसको में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इसको में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन इसको में बढ़ता है और इसको में इलेक्ट्रॉन घटता है इलेक्ट्रॉन। इसको में O2 जुड़ता है और हाइड्रोजन हटता है, इसको में O2 घटता है, इसको में हाइड्रोजन जुड़ता है। आप बता दीजिए इसको तो वैसा नहीं है, अब इसको में ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है या ना, तो दूसरा जुगाड़ लगाना पड़ेगा ऑक्सीकरण संख्या से। तो देखिएगा कोई जब अकेले होगा, जिसे जिंक है अकेले, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे Cl2 अकेले है तो इसका 0 हो जाएगा। और आपको बता दें O2 के होता है -2 होता है, और क्लोरीन का -1 होता है, -2 तो देखिएगा यहाँ रखिए। तो इसको में क्या हो? रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब क्या हुआ? जिसको में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, मतलब एगो में इलेक्ट्रॉन बढ़ता हो, एगो में घटता हो, एगो में बढ़ता हो, एगो में घटता हो, दोनों हो। तो देखिएगा CO है तो इसका O2 के कितना होता है? O के कितना होता है? ऑक्सीजन के -2, तो इसका कितना हो गया? 2 हो गया, इसका 2 हो जाएगा। कैसे? देखिएगा ये O हो गया -2 और x है बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? ये माइनस में तो प्लस में, यानी 2 हो जाएगा। अब ये अकेले है तब बताएगा, अकेले के 0 हो जाएगा, और ये 0 कार्बन है तो 0 हो जाएगा 0, और ये ऑक्सीजन है तो -2
इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा +2 होगा। तो देखिएगा इसको में क्या हुआ, जिंक का हो रहा है, जिंक 2 से 0 हो जा रहा है, 2 से 0 मैंने इलेक्ट्रॉन घट रहा है, 2 से 0 हो गया। तो अब चयन हो गया, ये अब चयन हो गया। अब देखिएगा कार्बन देखिए 0 से +2 हो गया, तो इसको में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तब कारण ऑक्सीकरण दोनों हो गया, तब चयन हो गया, यानी रेडॉक्स हो गया। और नहीं पूछ रहा है तो पहला तो है ही है, दूसरा देख लीजिए। अब दूसरा देख लेते हैं, आपको तो समझ में आ गया होगा। क्लोरीन है तो अकेले है, लेकिन अकेले ही है तो 0 हो जाएगा। ये देखिएगा ऑक्सीजन का -2 और -2 ऐसे हो जाता है। जैसे इसको x मान लेंगे तो 2x होगा, इधर से लेते हैं 2x प्लस -2 बराबर 0। तो 2x बराबर 2, यानी x बराबर कितना आ गया, h बराबर कितना 1 आ गया, 1। अब -2 क्लोरीन कितना है तो -1 और 2 है तो -2 हो गया। इसका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको x मान लीजिए, जिसको निकालना है उसको, ये -1 हो जाएगा। और ये हमेशा इधर वाला के लिखते हैं, ये आगे में रहता है उसका इलेक्ट्रॉनिक में नहीं लेते हैं। ये +1 हो गया, +1। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, क्योंकि अगर ना पढ़ें ऑक्सीजन रिडक्शन तो आपको दिक्कत होगा। आपको हम जल्द ही वीडियो बनाएंगे रिडक्शन और करें, क्योंकि हर समय एक क्वेश्चन आएगा। ये -2 और -2 कितना हो गया, 4 हो गया। और ये +4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब इसको में देखिए मैग्नीज कितना है, मैग्नीज 4 है, और मैग्नीज 4 से 2 हो गया तो कितना हो गया, इसको में अपचयन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन घट गया, एगो हो गया। और ये क्लोरीन माइनस था, माइनस से प्लस में आ गया, यानी 0 था, प्लस में माइनस था पहले 0 पर, तो प्लस में हो गया, तो इसको में जो ऑक्सीकरण हो गया। तो अब कारण ऑक्सीकरण दोनों हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया ये भी हो जाएगा। अब इसको देखिए, तीसरा का देख लीजिए, इसका कितना -2 ऑक्सीजन के, इसका कितना हो जाएगा -2, यानी इसको x मान लेते हैं सोडियम के, तो 2x हो जाएगा। इधर वाला लेते हैं तो 2x हो गया, प्लस -2 हो गया बराबर 0। तो 2x बराबर +2, x बराबर कितना 1 आ गया, यानी इसको 1 हो गया। ऑक्सीजन अकेले है तो 0, और ये कितना हो गया 0, ये सोडियम अकेले है तो 0। तो 0 से सोडियम कितना हो गया 1 हो गया, तो कोची हो गया, इसको में ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ऑक्सीकरण हो गया। और 0 से कितना हो गया -1 ऑक्सीजन, -2 हो गया, तो ये घट गया। तो ऑक्सीकरण भी हो गया, अब करण भी हो गया, तो रेडॉक्स हो गया। तीसरा आप देखिए, लास्ट देखिए, आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, आप थोड़ा सा दोहरा कर देख लीजिएगा, क्योंकि आप नहीं पढ़ें तो दिक्कत हो ही करेगा। और NO3 के इसका -1 होता है, NO3 के -1 होता है, SO4 को -2 होता है, इसको याद रखिएगा। और देखिए -1 हो गया तो सोडियम के 1 हो जाएगा। ये -1 होता है क्लोरीन के, अभी बताएं, तो इस +1 हो जाएगा। ऋणात्मक वाला पहले ले लेते हैं, -1 हो गया, ये +1 हो गया, -1 हो गया, +1 हो गया। तो देखिएगा ये 1 हो रहा है, 1 से ही 1 रह जा रहा है, और ये भी माइनस से माइनस ही रह जा रहा है। तो कोई परिवर्तन कोई में बुझा रहा है आपको, सोडियम है तो -1 से ही 1 में रह जा रहा है, मतलब हमेशा एक दूसरे के बराबर रह जा रहा है। तो ये तो कौन सा अभिक्रिया हो गया, ये तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसको में ऑक्सीकरण नहीं हो रहा, ना इलेक्ट्रॉन के दे रहा है ना ले रहा है, अपना अपना रख ले है। तो ये हो गया कोची ऑप्शन नंबर 3, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छी क्वेश्चन था, इसको हम अलग से वीडियो इसको हम काट के लगा देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य में पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पैसीकरण की क्रिया के समान है। इसको समझे आप, अर्थ नहीं समझे होंगे। देखिए मनुष्य में पाचन तंत्र, मनुष्य में पाचन तंत्र होता है, जरूर होता है। पाचन तंत्र कौन कौन हो गया, आहार नाल में तो होता नहीं है, अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, एसम हो गया, छोटी आंत हो गया, पाचन होती है। तो कह रहा है पाचन तंत्र में होने वाली क्रिया गंदगी पर साबुन के पैसीकरण के समान होता है। मतलब साबुन का क्या है, गंदगी है उसको तोड़ता है साबुन, यानी पैसीकरण करता है। उसी तरह मनुष्य में किसका काम ऐसा है, तो देखिएगा पित्तरस का क्या है, पित्तरस द्वारा क्षारीय माध्यम पर कहते नहीं, पित्तरस द्वारा
वसा का पैसिकरण होता है, यानी ई भी पैसिकरण करता है, यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिएगा, पित्त लवण यानी पित्त रस द्वारा बड़ी वसाओं गोलियों को छोटी गोलियों में विघटित करता है। बिल्कुल सही, ये वसा का पैसिकरण करता है पित्त। और पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त रस स्टार्च का, स्टार्च के कभी नहीं करता, ये तो हमेशा वसा का करता है। पित्त अम्लीय माध्यम, कभी नहीं क्षारीय माध्यम होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 19 के बाद देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर देखिएगा, 25 नंबर देखिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 4 ओम परिपथ में, दिए गए परिपथ में 4 ओम में प्रतिरोध टर्मिनल के बीच विभव का पता लगाएं। देखिएगा, इस समांतर क्रम में नहीं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक होता है समांतर श्रेणी, एगो समांतर होता है और एक श्रेणी होता है। तो आप जानते हैं कि श्रेणी में धारा समान होता है, और वोल्टेज अलग अलग। इसको में वोल्टेज समान होता है। अब समांतर में आपका बल्ब रहता है तो सब एक जैसा जलता है, तो वोल्टेज समान होता है, वोल्टेज समान और धारा अलग अलग होता है। अब देखिए, इसको में कुछ में है, इस श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी में। तो इसको अब लगा दीजिए, पहले आई निकालिए, भी बराबर आई आर होता है, भी बराबर आई आर होता है। तो अब लगाइए, भी कितना है? 5 है। आई निकालना है, और आर कितना हो गया? 6 4 10, श्रेणी क्रम में तो सीधा जोड़ देंगे, यानी 10 हो गया। 10 गुने आई, यानी इसको काटिएगा तो कितना? आई बराबर कितना आ गया टोटल? आई बराबर 0.5 आ गया। लेकिन इसको मैं विभव कह रहा है, विभव, तो विभव अलग अलग होता है। तो 4 ओम पर कह रहा था, भी बराबर फिर आई आर लगा दीजिए, भी कितना है? भी निकालना है, आई कितना निकला? 0.5, क्योंकि सबसे इसको में धारा समान रहेगा तो 0.5 इसको से भी जाएगा, इसको में भी, तो 0.5 हो गया। और आर कितना कह रहा है? 4 गो पर, तो 4 पर 4 से गुना किए तो भी बराबर कितना है? 2 वोल्ट, यानी भी बराबर कितना आ गया? 2। ये ऑप्शन नंबर कितना? 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा, 27 नंबर देखिएगा। 27 भी अच्छी क्वेश्चन है। देखिएगा, कुछ नहीं, इसको मैं कहता है सबके रिएक्शन दिया, तो कुछ नहीं रिएक्शन था। देखिएगा, आप आम खाइएगा तो आमेन निकलेगा। इसी बताइए आप, जैसे आप आज कटहल का सब्जी खाएं तो कटहल जैसा लगेगा, आप चना खाएंगे तो चना जैसा आप निकालिएगा। तो इसी बताइए, जब शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन होता है, क्लोरीन कर्ण का दें, क्लोरीन मिलाता है, तब मुख्य उत्पाद में कुछ ही बनेगा? क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन होना चाहिए, यानी एसिटिक है तो ये नहीं होगा। इसको में बुझा चूना में क्लोरीन नहीं है, इसको में हाइड्रोक्लोरिक कोई के एसिड निकलेगा, यानी क्लोरीन ई है और ई है। तो आप बताइए, कैल्शियम है तो कैल्शियम हट तो ना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन अब कहिएगा कैसे? इसका रिएक्शन आप लिख लीजिए, उससे नहीं जानते हैं। देखिएगा, जब शुष्क बुझे चूने यानी CaOH यानी बुझा चूना हो गया, प्लस क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है, तब बनता है CaOCl2 प्लस H2 होता है। तो कौन हो गया? ब्लीचिंग पाउडर हो गया, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। ऑप्शन नंबर डी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एसिटिक एसिड बुझा चूना, ये सब तो होगा नहीं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 नंबर 19 के बाद देखिएगा 31 नंबर। 31 नंबर भी देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। कथन को, निम्न कथनों का विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कीजिए, निर्जन सोडियम कार्बोनेट, निर्जन सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। अग्निशामक किसका प्रयोग करते हैं? आप जानते हैं कि अग्निशामक में HCO3 प्लस H2SO4 या इसको में H2O3 में कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, तब अग्निशामक में CO2 मिलता है। तो इसको कहा है सोडियम कार्बोनेट, तो गलत हो गया।
दूसरा देखिए निर्जन सोडियम कार्बोनेट, निर्जन मतलब बिना जल वाला, निर्जन इसको में जल में घोला जाता है, निर्जन मतलब Na2CO3, लेकिन इसको में क्रिस्टल के रूप में जल घोला जाता है, यानी 10 बाल्टी पानी, यानी ये 10 अणु, तो H2O हो गया। तो धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए इसका पुनः क्रिस्टल करते हैं, तो इसको में धोवन सोडा प्राप्त होता है, यानी पुनः क्रिस्टल करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो एक बिल्कुल सही है कि Na2CO3 इंटू 10 बाल्टी पानी, ये होता है धोवन सोडा का। 10 बाल्टी से धोइएगा आपको तो धोने बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि आपका धोने नहीं आता तो ज़्यादा पानी लगेगा, यानी 10 बाल्टी लगाइएगा। तो दूसरा सही हो गया और एक गलत हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 के बाद देखिएगा 32 नंबर, 31 के बाद 34 नंबर। 34 नंबर देखिएगा, इसको में भी बहुत लड़का मार देगा जरूर, इसको में है कि बिना मार ले तो इसको छोड़ेगा नहीं, बाकी मारला के बाद गड़बड़ा जाएगा। इसको तो मारेगा हर कोई, आएगा ना तैयो माइनस प्लस मारेगा, और आहू वाला गड़बड़ा जाएगा और ना वाला इसको भी गड़बड़ा जाएगा। देखिएगा इसको समझिएगा, एक वस्तु अभिसारी लेंस में, तो लेंस अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं। अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बिंदु पर सबको फोकस मिलाती है, मैंने एक ही बिंदु पर अभिसारी करती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी वस्तु की दूरी कितना है? 25, यानी U बराबर कितना है? -25। आप जानते हैं कि वस्तु माइनस में हमेशा लेते हैं, कोई लेंस रहे या दर्पण है, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं, -25 हो गया। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबंध, तो वास्तविक इसको में कहाँ बनेगा? यही पट्टी बनता है वास्तविक, मतलब V बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। 30, क्योंकि इसको पॉजिटिव इधर होता है, इधर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव हो गया। तो लेंस की आवर्धन किसके बराबर होगा? तो आपको बता दें कि आवर्धन लेंस में आवर्धन बराबर V/U होता है, और दर्पण में हमेशा देखिएगा बहुत अच्छा से, दर्पण में आवर्धन बराबर -V/U होता है। देखिए इसको, दर्पण में -V/U और लेंस में V/U होता है। तो अब लगा दीजिए, लेंस में पूछ रहा है तो कितना, V कितना है? 30 है, 30 है, और U कितना है? -25 है, यानी इसको काटिए 5 से, तो 6/5 माइनस में 6/5, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हर कोई मारा, लेकिन आप समझ के मारिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 के बाद देखिएगा 40 नंबर। 34 के बाद देखिएगा 40 नंबर। हर दिन एक सेट आपको जरूर होगा, एक दिन LP और एक दिन ग्रुप D, और साथ ही में आपको जल्द ही थोड़ा लेट में चालू बंद हो गया था कोची इंजीनियरिंग, ये भी चालू हो रहा है। साइक्लोहेक्सेन में CC- बंद और CH बंद होते हैं, इससे कुल कितने होते हैं? साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन के कितना है? हेक्सेन में यानी CnH2n+2 होता है हेक्सेन, लेकिन साइक्लो में 2 घट जाता है। कैसे? आप जानते हैं कि हेक्सेन में, यानी हेक्सेन को जो होता है हेक्सेन में एकल बंधन होता है। तो देखिएगा बनाते हैं अब आपको साइक्लोहेक्सेन, देखिएगा एक हेक्लो में 6 कार्बन होना चाहिए, 6 कार्बन लगा देते हैं। देखिएगा 1 2 4 हो गया, 1 5 1 6। आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 को इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कार्बन 6 होता है तो 2 4, और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 होता है। तो हमेशा जितना बाह्यतम में रहेगा उतने लाठी वो पिटाएगा। तो देखिएगा कार्बन में 2 लाठी तो पिटा गया है, तो 2 लाठी और देंगे, यानी H इधर 1 और 1 इधर, यानी के गो 2 4 गो लाठी पिटा गया ही। अब इसको मारते हैं, 1 लाठी इधर और 1 लाठी इधर, जितना बाह्यतम कक्षा में उतने लाठी पिटाएगा, यानी उतने बॉन्ड रहेगा इसको में। H यहाँ लगाएंगे, एक H यहाँ लगाएंगे, H लगाइए, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, 4 लाठी हो रहा है ना सबके। देखिएगा H यहाँ लगा दिए, H यहाँ लगा दिए, H यहाँ और एक H यहाँ। अब पूछ रहा है, देखिएगा CC बंध कितने हैं? तो देखिएगा CC कितना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी 6 गो CC बंधन है, 6 गो। CH बंधन कितने हैं? तो 1 गो
दो गो, तीन गो, चार गो, पाँच गो, छः गो, सात गो, आठ गो, नौ गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो। अब टोटल कितना बंधन हुआ था? 18 गो। ऑप्शन नंबर बी हो गया। टोटल बंधन 18 गो हुआ। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 40 के बाद देखिएगा 41 नंबर। देखिएगा 41 नंबर, निम्नलिखित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो देखिएगा ए हो गया ए बी, आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण। आपतित किरण कहते हैं आने वाली किरण को, और निर्गत किरण कहिए चाहे अपवर्तित किरण कहिए, अपवर्तित किरण। लेकिन कभी निर्गत किरण दे दे तो फर्स्ट ऑप्शन उसका ही दीजिएगा, उसके बाद आपतित अपवर्तित किरण देखिएगा। पहले निर्गत देखिएगा क्योंकि निर्गत वो ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन अपवर्तित किरण इसी को कहते हैं निर्गत किरण के ही। यानी निर्गत कौन कौन हो गया? टकराने के बाद वाला यानी सी डी हो गया निर्गत, और आने वाली ए बी, आप ए बी हो गया आने वाला, उसके बाद ये जाने वाला हो गया निर्गत। यानी निर्गत माने जाने वाला, आपतित आने वाला। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए बी हो गया आने वाला और निर्गत जाने वाला, यानी सी डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 के बाद देखिएगा 58 नंबर। 41 के बाद 48 नंबर देखिएगा। देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। देखिए बहुत विखंडन संलयन सब गड़बड़ा जाता है। देखिएगा निम्नलिखित में से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है? अलैंगिक प्रजनन मतलब अपने से टूट के मतलब इसको में लिंग के एक ही को में से टूटना जुटना, ये सब अलैंगिक होता है। अलैंगिक के माता पिता समान होती है। तो एक होता है विखंडन। विखंडन कौन होता है? विखंडन दो प्रकार की होती है। एक होता है द्विविखंडन, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। द्विविखंडन में कौन है? अमीबा, मतलब दो भाग में टूटता है। अमीबा हो गया, प्रामीशियम हो गया, ये सब द्विविखंडन। बहुविखंडन में कौन कौन? प्लाज्मोडियम हो जाएगा बहुविखंडन में। ग्राफ्टिंग मतलब अलैंगिक प्रजनन नहीं है, क्योंकि ग्राफ्टिंग विधि मतलब कायम विधि, मतलब इसको में कली काटते हैं। ग्राफ्टिंग विधि में देखिएगा आम के पेड़ के, आप गांव में देखते हैं आम के पेड़ के काट के बेचने आता है, उसको मैं कहता है सटहा आम, तो वो हो गया ग्राफ्टिंग विधि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्राफ्टिंग विधि, जो अलैंगिक प्रजनन नहीं है, ये काट के लगाया जाता है। द्विविखंडन किसको? अमीबा हो गया। अब बहुविखंडन यानी बंडिंग के करता है, मुकुलन कौन करता है? हाइड्रा करता है। हाइड्रा हो जाएगा, हाइड्रा होगा मुकुलन। अब एक होता है पुंजनन। पुंजनन कौन? प्लनेरिया होता है। प्लनेरिया पुंजनन करता है। और एक हो गया ईस्ट का करता है? ईस्ट भी मुकुलन कहिए या रीजनरेशन कहिए, यानी पुनर्जनन इसको भी कह सकते हैं। इसको विखंडन भी कहिएगा तो वो सही रहेगा। हाइड्रा मुकुलन हो गया और पुनर्जन्म दोनों, लेकिन मुकुलन अकेले होगा तो ईस्ट भी होगा, ईस्ट भी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 48 देखिएगा। 48 के बाद देखिएगा 52 नंबर। 52 देखिए बहुत अच्छी क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण में ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी उसकी फोकस दूरी एफ है, तो एफ के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखिए गोलीय दर्पण बना दिए गो, इसको में पी हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, सी हो गया, इन्फिनिटिव हो गया। अब हो रहा है गोलीय दर्पण का ध्रुव वक्ता केंद्र के बीच, यानी वक्ता केंद्र के बीच की दूरी, फोकस दूरी एफ के पद में बताइए। तो आप जानते हैं कि सी और एफ के बीच की दूरी एफ होती है, एफ होता है, और ई पूरा दूरी आर होता है। तो यानी कितना हो जाएगा? ई एफ हो गया और ई एफ हो गया, तो दोनों मिला कितना हो गया? 2F हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 52 के बाद देखिएगा 67 नंबर। 67 नंबर देखिएगा, बहुत दूर है 67 नंबर। 67 नंबर देखिएगा, 67 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, हल्की क्वेश्चन है। कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है? कोष मतलब कितना, मतलब कितना कोष में जाएगा, तो कितना बनता है इसका? 6 होता है। कार्बन संख्या तो कितना हो जाएगा? 2 और वास्तव कक्षा में 4, यानी कितना कोष? 2 कक्षा। और एक कक्षा किसका बताता है? कक्षा आवर्त बताता है।
कौन सा आवर्त में रहेगा, दूसरा आवर्त में होगा। और ये लास्ट वाला बातम वाला कुछ ही बताता है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बताता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताता है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कक्षा की संख्या कितना है, 2 गो। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 67 के बाद 69 नंबर देखिएगा। 69 नंबर, एक गोलीय दर्पण में, फिर गोलीय दर्पण बना देते हैं। ये हो गया P, ये हो गया A और C। एकदम बनाने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए क्योंकि बहुत गड़बड़ा जाता है इसको में। फोकस 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 और वक्ता केंद्र की बीच की दूरी, वक्ता केंद्र की बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या R है, वक्ता त्रिज्या का होता है, C से P की दूरी के बीच की दूरी R होता है। तो पदों में R के पदों में बताइए, तो C और F के बीच की दूरी बताना R के पद में। तो आप जानते हैं कि पूरा F R है, तो याद है कितना होगा, R/2 होगा, R/2 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिएगा 71 नंबर। 71 नंबर बहुत अच्छी क्वेश्चन, और आपको हम बता दें कि जान के खुशी होगा कि अगर आप न पढ़े हैं तो बहुत दिक्कत है। ये जानते हैं कहाँ है, छठा के फर्स्ट चैप्टर में है, छठा क्लास के NCERT में फर्स्ट चैप्टर में दम है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित कौन सा विकल्प नीले काले की उपस्थिति को कारण सही व्याख्या है। तो देखिएगा ये आयोडीन का बूंद दे रहा है, ये आयोडीन डाल रहा है, और यहाँ पोटैटो के जूस है, पोटैटो के जूस मतलब कोची के आलू के जूस है, आलू के रस है। तो आलू में कुछ कुछ पाया जाता है, इसको में स्टार्च पाया जाता है और वसा पाया जाता है। तो नीला काला आयोडीन किसको करता है, यह स्टार्च का करता है। छठा में है कि जब आयोडीन को हम स्टार्च पर डालेंगे तो नीला काला दे देगा, और जब हम प्रोटीन पर हम कौची कॉपर सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा डालेंगे तो ये काला कर देगा, काला। तो इसको क्या कर रहा है, नीला काला कर रहा है। नीला काला किसको करता है, ये आयोडीन किसका, स्टार्च को करता है, स्टार्च को। तो स्टार्च देख लीजिए कहाँ पड़ी है। आलू के रस को प्रोटीन है जो आयोडीन को नीला काला कर देता, नहीं, ये प्रोटीन रहता तो ये काला कर देता। और किसको में ये रिएक्शन नहीं करता है, इसको में कॉपर सल्फेट चाहिए था, कॉपर सल्फेट। तो पहला चल गया। दूसरा देखिए, वसा के रस, आलू के रस उतना होता है नीला काली होता है, नहीं ये वसा नहीं होता है, सो इसको में प्रोटीन होता है। आलू में क्या क्या होता है, प्रोटीन होता है, प्रोटीन और स्टार्च होता है। अभी वसा बता दिए होंगे, सॉरी, स्टार्च और प्रोटीन होता है। यानी ये गलत हो गया, नीला काला कर देगा, स्टार्च इसको में वसा हो ही ना करता है। आयोडीन में रस में ग्लूकोज होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला कर देता है, नहीं इसको में स्टार्च होता है, ग्लूकोज नहीं, स्टार्च होता है, स्टार्च। ग्लूकोज तो एकल है, एकल हाइड्रोकार्बन है, एकल हाइड्रोकार्बन मोनो हाइड्रोकार्बन है, लेकिन स्टार्च कोची है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट है, पॉलीकार्बोहाइड्रेट यानी पोली होना चाहिए, ये भी चल गया। अब आलू के में स्टार्च पाया जाता है और ये नीला काला कर जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए एकदम छठा क्लास में पहला चैप्टर में देखिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। 72 नंबर देखिएगा, कोई भी अभिक्रिया को अविलय अपक्षेपण उत्पन्न करती है उससे कहा जाता है, कोई भी अभिक्रिया अविलय अपक्षेपण उत्पन्न करती है। तो देखिएगा ये द्वि अपक्षेपण में, द्वि विस्थापन में होता है। कौन कौन, आपको हम रिएक्शन बताते हैं। देखिएगा इसको में, जैसे बेरियम सल्फेट को जब हम बेरियम सल्फेट को हम नमक से, यानी जब बेरियम सल्फेट को रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा ये द्विविस्थापन होगा। मतलब सीधा बता दीजिए, AB प्लस CD जब AC प्लस BD बना दे, यानी द्विविस्थापन हो जाए, उससे हम उसको में अपक्षेपण की निर्माण होती है और इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसको अपक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया एकल विस्थापन और द्विविस्थापन, AB है, इसको में एक वो हस्तांतरित होता तो एकल विस्थापन हो जाता। और रेडॉक्स अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, अपघटन होता है, यानी टूटना होता है, अपघटन। जैसे AB था
ए बी था तो दोनों ए और बी अलग टूट गया, तब घटन अभिक्रिया हो जाएगा। तो अवक्षेपण बनाने के लिए अवक्षेपण अभिक्रिया होना चाहिए। अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद देखिएगा कितना नंबर, 88 नंबर। 69 नंबर देखिएगा, 69 नंबर देखिएगा। 69 नंबर भी 1 नंबर क्वेश्चन है। दिए गए प्रतिरोध R को 2 भागों में, मतलब ए प्रतिरोध था, इसको हम 2 बराबर भागों में बांट दिए, तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। दिए गए प्रतिरोध R को बराबर 2 भागों में बांट गया था, प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लीजिए इसको में R था, पूरा में R प्रतिरोध था, इसको आधा कर दिए तो R/2 हो जाएगा, माने प्रतिरोध घट जाएगा और चालकता बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 69 के बाद देखिए 88 नंबर। 88 नंबर देखिएगा। 88 नंबर ये तो आप भी बता दीजिएगा। किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन निम्नलिखित तो कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में होती है। लड़कियों में कौन सा होता है। स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होना, स्तन बढ़ जाना। पुरुष में थोड़ी स्तन बढ़ता है। दिखावट सब में होता है। मुहासा यानी ऊपरी आप कहते हैं कोची, इसको ऊपरी निकल जाता है, मुहासे को कुछ ही बोलते हैं आप लोग कहते हैं दाना। दाना खेसालाल का गाना आया था एक ठो। चलिएगा विभिन्न हिस्सों पर बालों का बढ़ना। बाल को तो बढ़ना सब किशोरावस्था में लड़का लड़की दोनों को होता है। अच्छा दिखावट प्रतिचेष्टा सब में सुंदरता आ जाता है। ऑप्शन नंबर स्तन ग्रंथि केवल किशोरी लड़कियों में होती है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि होना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 88 तो आप समझ लिए होंगे। 88 के बाद 92 नंबर देखिएगा। 92 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में किसकी परमाणुकता संख्या अधिकतम होता है। परमाणुकता आणविक रूप से, तो परमाणुकता किसका होता है सबसे ज़्यादा। तो ए अक्रिय गैस की परमाणुकता 1 होती है, तो अक्रिय 1 हो गया, ए भी 1 हो गया। पोटेशियम के यानी पी का कितना होता है, इसका 4 होता है। फास्फोरस के इस सल्फर है बहुपरमाणिक है, इसका 8 होता है। सबसे ज़्यादा किसका हो गया, 8 हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 के बाद देखिए 94 नंबर। 94 देखिए इंग्लिश में, लेकिन आपको हम समझा देंगे क्या कह रहा है। बोल रहा है फॉर्मेशन द यूरिन। यूरिन मतलब कोची मूत्र। फॉर्मेशन मतलब स्रावित। यूरिन को किडनी से जब स्रावित यूरिन होता है, मतलब मूत्र स्रावित होता है, तो गिवन द 3 प्रोसेस माने 3 प्रक्रिया होती है, इनमें से फ्लोइंग द सीक्वेंस में बताना है। सीक्वेंस में मतलब कौन। तो पहले किडनी से फिल्ट्रेशन होता है, मतलब इसको में क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है, मतलब शुद्ध होता है, मतलब छानता है। पहले फिल्ट्रेशन यानी छानता है। उसको बाद सेलिब्रेशन रिवोल्यूशन, इसको इंग्लिश में बनाइएगा। यही चलते इंग्लिश लड़का किया है, क्योंकि इसको में लिखा होगा छानना, उसके बाद निस्पंदन यानी पुनः अवशोषण, और उसके बाद विसर्जन एलिमिनेशन, लास्ट में निस्पंदन यानी इसके बाद पुनः इसको में विसर्जन यानी एलिमिनेशन। इसको हिंदी इंग्लिश में भी याद रखिएगा। फिल्ट्रेशन रिवोल्यूशन मैंने पुनः अवशोषण, उसके बाद लास्ट में निकाल देगा एलिमिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिएगा 95 के बाद देखिएगा 99 लास्ट में दम। 94 के बाद देखिएगा 99 लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। किस जीवाणु की उपस्थिति में जल प्रदूषण का सूचक है। कौन सा। ई कोलाई कैलिफोर्निया। ई कोलाई जीवाणु की उपस्थिति जल में प्रदूषण कौन है। ई कोलाई कोलिफॉर्म होता है, जीवाणु है एक प्रकार की। चलिएगा जय हिंद जय भारत। अब सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपको बता दें कि LPCV 2 का भी एक दिन उसका होता है, एक दिन इसका होता है।